हेलो एवरीवन। आज हम 24 जून का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल है इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो इस आर्टिकल को आप मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1990 के दशक में भारत और चाइना के पर कैपिटा इनकम में बिल्कुल भी ज़्यादा अंतर नहीं था, बल्कि भारत की पर कैपिटा इनकम चाइना की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा थी। तो क्या थी? व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम इन 1990? तो उस वक्त में भारत की पर कैपिटा इनकम क्या थी और चाइना की पर कैपिटा इनकम क्या थी? आई होप आप पर कैपिटा इनकम समझते होंगे। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री। एक देश में एक नागरिक का जो एवरेज इनकम होता है उसको उस व्यक्ति के लिए पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है, जो देश के जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो 1990 के दशक में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $368 हुआ करती थी, और जबकि चाइना की पर कैपिटा इनकम $318 थी। तो आप शायद ये देख करके चौंक रहे होंगे कि इंडिया की चाइना से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हुआ करती थी, जबकि आज चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया के 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो हाउ डिड द गैप ग्रो? ये गैप कैसे इतना बड़ा हुआ? तो देखिए, पहले की बात यह है कि 1990 के दौर में, जब उदारवाद का दौर, जब पूरे दुनिया की मार्केट सारे देश के लिए खोल दी गई, सारे देशों ने एक दूसरे की मार्केट को जो है ओपन कर दिया, तो 1990 के दशक में वो दौर था कि ज़्यादा से ज़्यादा उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो अट्रैक्ट कर रही थी वो मैन्युफैक्चरिंग का दौर था। यानी कि 1990 जब दुनिया की मार्केट एक्सेस करने के लिए सारे कंट्री के लिए जो है ओपन कर दिया गया, सारे कंट्री जो है ओपन जब कर, तो वो दौर असल हकीकत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का दौर था, और इस दौर को चाइना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किया। ठीक है। चाइना वही दौर था जब चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और वेस्टर्न कंपनी को अपने यहाँ कम लेबर कॉस्ट और कह लें कि सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को काफ़ी सुविधाएं प्रदान की, जिसके वजह से चाइना में कंपनियां अट्रैक्ट हुई, वहाँ के लोगों को जॉब मिला, वहाँ के लोग उन कंपनियों से सीखकर लाखों करोड़ों लोग खुद की कंपनियां खड़ी की, और फिर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना उस वक्त को, जो कि दौर था उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का, चाइना खूब अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सका, जबकि हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी तब तक बनी हुई थी। तो इन 2018 की बात करें तो देखिए, एक्सपोर्ट के मामले में चाइना का एक्सपोर्ट ऑन ग्लोबल 2.64 ट्रिलियन है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट 0.54 ट्रिलियन है। तो एक्सपोर्ट के मामले में चाइना के सामने भारत कहीं भी नहीं खड़ा होता। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन चाइना वाज बेटर। तो ये बात मैंने आपको बताई कि चाइना ने कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया, और अब तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, कंपनियां इस वजह से वहाँ पर अट्रैक्ट हुई। तो इंडिया चाइना के साथ अभी किस सेक्टर में, मतलब कह ले कि मुकाबला दे पा रहा है, या फिर कह ले कि ज़्यादा अंतर नहीं है? तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है सर्विस सेक्टर में। ठीक है। तो सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया तकरीबन $205 बिलियन जो है अर्न करता है, जबकि चाइना 233 बिलियन। चाइना का ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है। तो सर्विस एक्सपोर्ट में चाइना का मुकाबला भारत कर पा रहा है, लेकिन जहाँ तक सवाल मैन्युफैक्चरिंग का है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कि बहुत ही ज़्यादा $2.64 ट्रिलियन चाइना करता है, जबकि इंडिया 0.54 ट्रिलियन है। तो सवाल ये है कि सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ हो गया,
और जो कि इसके कई सारे रीजन्स है, ठीक है, एक दो रीजन्स केवल नहीं हो सकते, इसके कई सारे रीजन्स है। तो अगर अगर हम यहाँ पर रीजन की बात करें तो यहाँ पर कही जा रही है कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने क्या बाहर की तरफ यानी कि दूसरे जो कि यहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो ये बाहर के देशों की तरफ टेक्नोलॉजी में डिजिटल फील्ड में जो है वो आगे बढ़ी, सॉफ्टवेयर सर्विस ज़्यादा जो है कंपनियां जो है बढ़ी। और फिर अभी की अगर बात करें तो इसमें भारत जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और कई सारे स्टेट भी हमारे राज्य के, हमारे देश के कई सारे स्टेट भी जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्रेनर्स को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इसके वजह से जो हमारा सर्विस सेक्टर जो है अभी भी लगातार बढ़ता रहा है, जबकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वैसा बूम नहीं कर पाया 1990 के दौर में जैसा कि करना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक बात है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने दिक्कतें कहाँ की, हमने गलतियाँ कहाँ की, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि बैरिंग द टू व्हीलर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाज स्टक इन द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इरा बिफोर 90। तो यही बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ, लेकिन मैंने जो कहा कि वो इरा ही था, मैन्युफैक्चरिंग का दौर था, और उस दौर को भारत जो है फार्म सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है भारत अपना सारा का सारा एनर्जी लगा रहा था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का दौर था, जबकि दुनिया की पूरी मार्केट सारे देश के लिए एक्सेस करने के लिए खोल दिया गया था, और काफ़ी चीज़ें जो है नई नई जो है इनोवेशन हो रही थी, तरक्कियाँ, डेवलपमेंट, जबकि भारत जो है खाने पीने को लेकर संघर्ष चल रहा था, और फिर कई सारे हमारे पाकिस्तान के साथ टेंशन, फिर उसके बाद एक 1975 के इमरजेंसी, 1962 का साथ चाइना के साथ वार, और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ वार, फिर 1999 में कारगिल वार। तो एक के बाद जो भारत के ऊपर जो मुसीबतें थी, इस वजह से भारत जो है इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पर जो है ध्यान नहीं दे पाया। तो ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। दूसरा आर्टिकल ये भी इंडिया और चाइना से आप कोरिलेट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप रिलेट कर लीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए कि हमारी पावर इंडस्ट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के ऊपर जो है डिपेंडेंट होती चली जा रही है। चाइना से ज़्यादा हम जो है पावर इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो इससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अरे एक बात सीधी तौर पर यहाँ कही जा रही है कि एक जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो हमारे मिलिट्री पावर के ऊपर, हमारे मिलिट्री कंडीशन को दर्शाती है। जब भी किसी देश का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है तो उसका मिलिट्री पावर भी ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाता है। तो ये कही जा रही है कि हम जो पावर सेक्टर से जो भी चीज़ें, जो इक्विपमेंट जो दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो ये देखा जा रहा है कि हमारे जो है इक्विपमेंट हैक हो रहे हैं, कई सारे जो है साइबर अटैक जो है हमारे देश में जो है बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना से और सिंगापुर से, जो कि 97% जो है पावर इक्विपमेंट जो है रिन्यूएबल सोर्सेज की हम प्रमोशन की बात करते हैं, जबकि सोलर एंटिटी जितने भी है ये सब सारी चीज़ें हम चाइना से ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, जबकि हमारा, और यही वजह है कि जो चाइना के ऊपर जिस मीडियम से भी हम ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, हम चाइना को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है सारी दुनिया के लिए। तो चाइना का हमारे साथ जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, $68 बिलियन 2019 के हिसाब से, बल्कि अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा। तो रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म सरकार ने की है। सरकार प्रायोरिटी बेस जो है चेक कर रही है कि किस चीज़ों को ज़रूरी है इंपोर्ट करना और किन चीज़ों को नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है अब सरकार जो है इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रही है, प्रायोरिटी बेस जो है चीज़ों को लाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि एनर्जी सेक्टर की जहाँ तक बात है, पावर सेक्टर, इनको सरकार जो है सप्लाई चेन को जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस की जा रही है। ठीक है, जबकि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो और दूसरे देशों के ऊपर जो है निर्भरता कम की जाए। ठीक है, तो ये बात है। और तीसरी बात यह है कि रेवेन्यू को जो हमारे देश में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ाया जाए, उन्हीं कंट्रीज़ के साथ जिसके साथ हमारा जो है सामरिक हित ज़्यादा, मतलब जिनके साथ हमारा कोई नुकसान ना हो। हमारे अगर उससे कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हम ज़्यादा इंपोर्ट करने के ऊपर जो है टिल्ड हो, ना कि ज़्यादा की इम्पोर्ट पर हो। ठीक है, तो ये सरकार जो है ये कर रही है। सोलर सेल्स मॉड्यूल्स इन्वर्टर विल अट्रैक्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी विच मेक्स चाइनीज इम्पोर्ट। और जो चाइनीज़ जो
जो भी हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, सोलर सेल कर रहे हैं या फिर इन्वर्टर कर रहे हैं, कोई भी मतलब इक्विपमेंट जो भी कर रहे हैं, तो वो हमारे देश के जो कि चाइनीज़ बहुत सस्ता होता है, हमारे देश के प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती, हमारे देश में ही जो है वो हमारे ही देश हमारी प्रोडक्ट नहीं बिक पाती है, तो फिर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा करके उनको एक्सपेंसिव किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है प्रमोट हो, हमारी चीज़ें ज़्यादा ली जाए। और दूसरी बात यह है कि लोगों को भी, इंटरप्रेनर को भी अब ये देखना चाहिए कि वही चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा और कम और किफ़ायती और एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंसिव ना हो और जो है जो है हमारी जो प्रोडक्ट हो वो जो है बाकी देशों के अंदर भी जा कर के अपना कुछ जलवा दिखा सके। तो ये चीज़ें एंटरप्रेन्योर को करनी चाहिए। A list will create that only the allow manufacturing approved by the Bureau of Indian Standard and Ministry of Power to participate in government supported scheme and project। तो ये पावर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और मिनिस्ट्री पावर, तो ये अलाउ करेंगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उन स्कीम्स देगी, प्रोजेक्ट को हेल्प करेगी जो हमारे देश के जो पावर जो मैन्युफैक्चरिंग जो इस फील्ड में जो आएंगे, ठीक है। ऑल्सो फाइनेंस फ्रॉम द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, ठीक है। तो ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, आप समझ रहे बात। ये प्रमोट करने का काम करेगी IREDA, इनका ये काम होगा, ये प्रमोट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रमोट करने का काम ये करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो बाय द प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट अलाउ इम्पोर्ट एट लोअर ड्यूटीज प्रोवाइड करेगी। द मेजर हेल्प इन इंकरेजिंग आत्मनिर्भर भारत ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया स्ट्रेटजी। तो जो हमने संकल्प जो भी लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो ऐसे कुछ कदम अगर उठाया जाए तो बिल्कुल आने वाले टाइम में भारत आत्मनिर्भर और पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग भारत बन पाएगा, श्योर। दूसरा आर्टिकल है डिफेक्शन। तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, GS पेपर 2 पॉलिटी से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, मणिपुर के एक कैबिनेट मिनिस्टर को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, ठीक है। डिसक्वालीफाइड यानी कि उनको उनके सदस्यता से त्याग कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। तो देखिए सिचुएशन क्या है, 10th शेड्यूल के हिसाब से, संविधान के 10वीं अनुसूची के हिसाब से ये डिसक्वालिफिकेशन का डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, यानी कि जो सदन के जो चेयरपर्सन होते हैं विधानसभा के, उनके पास वो होता है, ठीक है। उनके पास 10वीं अनुसूची के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये डिसीजन लेना, किसी भी MLA को डिसक्वालीफाइड करने का, ये सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरपर्सन के पास होता है, ठीक है। उनका जो डिक्लेयर होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। बट देयर वाज नो टाइम पीरियड मेंशन इन द शेड्यूल फॉर डिसाइडिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए ये निर्णय लेने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लेने के लिए कोई टाइम पीरियड जो है डिफाइन संविधान में नहीं किया गया है। एंड द अपील मेंबर आल्सो डिफीटेड टू द रूलिंग पार्टी विदाउट गेटिंग डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू द पार्टीशन नेचर ऑफ द स्पीकर। तो देखिए स्पीकर जो होता है वो जीती हुई पार्टी का ही कोई मेंबर होता है, ठीक है। और जो डिस्क्वालीफाइड करने की जो बात होती है, वो अगर उसी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति होता है तो जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है डिसीजन नहीं लेती है डिस्क्वालीफाइड करने की। देखिए होता क्या है कि देखिए एक MLA जब दूसरे पार्टी, जैसे सपोज डेट पार्टी क्या करती है ना कि अक्सर चाहती है कि अपने पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया जाए। अगर कोई निकल कर अपनी पार्टी से अगर निकल के दूसरे के पार्टी में जा रही है, ठीक है, और वो सरकार में है, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकती है, वो उनको जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन करने की। लेकिन जबकि दूसरी पार्टी से अगर कोई इनके पार्टी में, रूलिंग पार्टी में अगर सरकार में अगर कुछ सीटें कम पड़ रही है, तो वो लाने के लिए अगर इनके पार्टी में आ जा रही है, तो ये क्या कर रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय नहीं ले रही है, क्योंकि ये प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं ये क्या होते हैं, पार्टी के ही मेंबर होते हैं। तो ये अपने पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, ये बात कही जा रही है। तो समय तय नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइम बाउंड किया गया है कि
प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 3 महीना के अंदर किसी भी मेंबर को अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर वो जाती है तो डिस्क्वालिफिकेशन करने का 3 महीना के अंदर उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्णय सेट किया गया था, एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस, सिवाय इसके कि कुछ और फिर सर्कमटेंसेस पैदा हो जाए। The Supreme Court also recommended Parliament to reconsider the provision of the 10th schedule sitting partisanships of the Speaker। और दूसरी बात यह है कि जो स्पीकर जो पार्सियनशिप करते हैं, जो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने का, तो 10th शेड्यूल में ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कुछ ऐसा जो है लॉ हो, पार्लियामेंट ऐसा कुछ करे कि जिसके वजह से जो है स्पीकर फ़ायदा ना पहुंचा सके, अपने भी किसी भी तरह का पॉलिटिकल हित ना पहुंचा सके, बल्कि जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथिंग करने का और कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथिंग करने का काम करे। तो इन मणिपुर के केस में देखिए क्या हुआ कि कोर्ट इंटरवेंटेड द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर कुड नॉट डिसाइड ऑन डिफेक्शन इवन आफ्टर द एक्सपायरी। तो अब देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मणिपुर असेंबली के जो एक एमएलए को जो डिस्क्वालीफाइड किया, वजह यह है कि 3 महीना से स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन 3 महीना के डेट को एक्सपायरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। तो ठीक है, 10th शेड्यूल, तो ये कब हुआ? ये 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में डिफेक्शन का लॉ कब आया? 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हो करके ये डिस्क्वालिफिकेशन का यह लॉ जो है बनाया गया था। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इन सर्टेन केसेस एंड द अपील इज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो ठीक है, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होता है, वो तय करे कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या न होना चाहिए, तो ये चीज़ें उनके ऊपर निर्भर करती है। तो आई होप ये आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, और तीसरा आर्टिकल हमारे पास है मकाओ। देखिए ये क्या है, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो WCCB, ठीक है, एक हैज अरेस्टेड ए फ्यू पीपल्स इन्वॉल्व इन स्मगलिंग मकाओ फ्रॉम बांग्लादेश। तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी कि किसके द्वारा? DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने अरेस्ट किया है कुछ स्मगलर को जो मकाओ एक कोई परिंदा है जिसका ये स्मगलिंग कर रहे थे बांग्लादेश से। ठीक है, तो इन लोगों को कुछ स्मगलर को पकड़ा गया है। ठीक है, किसके द्वारा पकड़ा गया है? DRI और WCCB, इनका काम क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इनका काम है कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित क्राइम को जो है ये वॉच करने का काम करती है। और कोई व्यक्ति जब इस तरह की गतिविधियाँ स्मगलिंग करती है, चीज़ों को, वाइल्ड लाइफ जीव को जो है दूसरे देशों को या फिर किसी व्यक्ति के साथ जो अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए जो है व्यापार करती है, इनको ये वॉच करने का काम करती है। तो द बर्ड्स वेयर आइडेंटिफाइड एज हाइसिंथ मकाओ, ठीक है, ये एक बर्ड है। ठीक है, पैक्सिक्वेट पैरोट, सीवियर मकाओ एंड हाइसिंथ मकाओ, ऑल दीज स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड। तो ये जो जिस प्रोटेक्टेड जितने भी जो हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये चीज़ें हैं, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, तो इनके अंदर ये आता है। ठीक है, इनका खरीद और बिक्री करना ये बिल्कुल आपराधिक है, ये कन्वेंशन बना हुआ है। द हाइसिंथ मकाओ पैरोट आर कैटेगराइज एज वनरेबल, चूँकि ये वनरेबल में आता है, चूँकि इनका तादाद बहुत कम है। IUCN की लिस्ट में ये है, ये इनको लिस्ट में जो है इनको रखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनमें इनको रखा गया है, इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट। तो हमारे देश में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग एक्ट, जंगली जीवों की प्रोटेक्शन करने के लिए 1972 में ये कानून बनाया गया था, तो इसमें भी ये दायरे में ये आता है। तो देखिए अबाउट DRI, तो DRI क्या है? तो DRI इज़ एन एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। तो ये हमारे देश का क्या है? एंटी स्मगलिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ये हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो स्मगलिंग का, जो इन चीज़ों की जो स्मगलिंग करते हैं उनकी गतिविधियों को देखने का काम करती है। इसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है डिटेक्टिंग एंड कर्बिंग स्मगलिंग ऑफ ड्रग।
तो इनको डिटेक्ट करना है और इनको वॉच करना है, इनको जो है पकड़ना है। इलिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो वाइल्ड लाइफ जीवों का जो होता है, और जो इन्वायरमेंट के लिए जो सेंसिटिव आइटम है, जो जिससे कि हमारे पर्यावरण, हमारे नेचर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, तो इनको वॉच करने का ये काम करती है और फिर इनके ऊपर कार्रवाई करती है। कॉम्बेटिंग कमर्शियल फ्रॉड रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, इवेजन ऑफ द कस्टम ड्यूटी। और फिर देखिए ये बात है WCCB, ये इनके बारे में पहले जान ले। ये WCCB क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यह है, इसमें ये आता है करंटली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मैंडेट है एट collect intelligence related to the organized wildlife crime and disseminated to shame to the enforcement agency। तो एक एजेंसी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड करती है और चीज़ों को जो स्मगलिंग, इनको वाइल्ड लाइफ चीज़ों को, क्राइम को जो है ये डिटेक्ट करने का काम करती है, वॉच करने का काम करती है। एस्टैब्लिश ए सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, ठीक है, तो ये जो क्राइम डाटा है वो उनको इस्टेब्लिश करती है, उनको लोगों के लिए डाटा को कलेक्ट करती है। असिस्ट फॉर द अथॉरिटीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन फैसिलिटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, और फिर बाकी जितने भी इंटरनेशनल जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे जो है ये अथॉरिटी जो है मिलकर के काम करती है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज वन ऑफ द ऑपरेशन कंसीव्ड बाय द WCCB टू कॉम्बैट द ट्रेड ऑफ मैंगोज हेयर। तो इनका एक ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ठीक है, तो ये मैंडेट है, ये मैंगोज हेयर के ट्रेड के ऊपर जो है ये इनको रोकने के लिए काम की थी। WCCB हैज़ रिसेंटली वॉन द एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड गिवन बाय द, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बातें थी, आई होप ये टॉपिक आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू।